हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भूमिका में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली और भी जबरदस्त स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है ला गुलेट गांव के चार शरारती लड़कों से, जो चोरी छिपे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जबकि उनके घर वाले मस्त गर्मी की दोपहर में नींद का लुत्फ उठा रहे थे। घरों से निकलकर चारों लड़के गांव के सबसे ज्यादा ठरकी माने जाने वाले बुजुर्ग हैज बेजी के घर में घुसते हैं। ये लोग बात करते हैं कि हैज 2 बार मक्का के लिए रवाना हुआ था, लेकिन दोनों ही बार वहां नहीं पहुंच पाया। इन्हीं में से एक लड़का चाऊ चाऊ कहता है कि ये बुड्ढा एक मैजिशियन है, ये अपनी 7 पत्नियों को मारकर अपने घर में ही दफन कर चुका है। तभी इनमें से एक लड़का घर के अंदर झांकता है और देखता है कि घर में बैठा बैजी अपने पक्षी के साथ खेल रहा है। कुछ खास नजारा देखने को नहीं मिला, तो चारों लड़के बाहर सड़क पर चले जाते हैं, जहाँ कुछ लोफर लड़कों का ग्रुप इन चारों को परेशान करता है। दरअसल ये चारों बच्चे पूरे शहर को अपने शैतानियों से परेशान करते हैं, लेकिन इन्हें अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो बस इन लोफर लड़कों का ग्रुप है, जो दिन भर सड़क किनारे खड़े लड़कियों को छेड़ने और कमेंटबाजी करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन चारों लड़कों की 3 बहनें मैरियम, गीगी और टीना, ये तीनों सिलाई की क्लासेस लेती हैं। लेकिन आज एक एम्प्लॉय की शिकायत आई है। ये तीनों बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, जिस पर मालिक कहती है कि ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देती हैं, और ये बात मुझे पसंद है, टेंशन मत लो। कुछ देर बाद ये तीनों लड़कियां एक दूसरे से बात करते हुए नजर आती हैं। ये असल में उनकी प्राइवेट बातें थी। गिगी कहती है कि उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए गई थी, जहां उसने वो काम भी किया। उसने बताया कि उसे ये करने पर बहुत मजे आए। अब तीनों जवान थी तो उन्हें भी अपना बॉयफ्रेंड बनाने और वो सब करने की इच्छा होने लगी। गिगी कहती है कि शादी से पहले एक बार तो करना बनता है यार। मरियम तो उसका समर्थन करती है, लेकिन टीना कहती है कि मैंने अगर ऐसा कुछ करने का सोच भी लिया तो मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन गिगी और मरियम उसे कुछ देर समझाकर उसे भी मना लेती हैं। इसके बाद तीनों लड़कियां चर्च में जाती हैं और प्रे करती है कि इस गर्मी में तीनों को एक एक बॉयफ्रेंड मिल जाए, जिसकी वो अभी बात कर रही थी। लेकिन लड़कियों की प्रेयर्स चर्च में बैठी तायता नाम की ये मोहतरमा सुन लेती है, जो गांव भर में रेडियो के नाम से फेमस थी। घर आते ही लड़कियों को उनके भाई गांव के सबसे हैंडसम लड़की की खबर देती हैं और बताती हैं कि वो आज इटली से लौटकर वापस आया है। लड़के का नाम मैक्सो था। उसके घर वाले उसके गांव लौटने को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी तीनों लड़कियों की नजर उस पर पड़ती है। बाकी दोनों तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन गिगी मैक्सो को देखते ही फ्लैट हो जाती है और उसे घूरती ही रहती है। इसके बाद तीनों अपने अपने घर लौट जाती हैं। मैरियम अपनी माँ को खाना बनाने में मदद कर रही थी, क्योंकि आज उसके घर खाना खाने वो बुड्ढा हैज आने वाला था। इस दौरान मैरियम अपनी माँ से पूछती है कि क्या आज वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने जा सकती है। माँ कहती है कि हाँ जाओ, लेकिन पापा लौटने से पहले घर जरूर आ जाना। बीच पर हम देखते हैं कि चाओ चाओ और उसकी माँ समुद्र में डुबकी मारने के लिए तैयारी कर रही थी। उसकी माँ ब्रह्मांड की सभी माओं की तरह धमकी देते हुए कहती है कि तैरते समय अगर तुम डूब गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसी दौरान मैक्सो भी बीच पर अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। गिगी उसे बस देख ही रही थी। इधर मैक्सो भी उसी की तरफ घूर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। तीनों लड़कियां अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। मैरियम के घर हैज और उसके पिता योसेफ खाना खा रहे थे। इसी बीच तायता यहाँ पहुंचती है। योसेफ उसे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तायता एक मैरिज ब्रोकर थी। वो कहने लगे कि आजकल बच्चे खुद ही अपनी शादी कर रहे हैं। मेरा काम तो पूछो ही मत, मैं जल्द ही कंगाल होने वाली हूँ। तायता कुछ खाने की चीज भी लाई थी। मैरियम की माँ हैज को ये सर्व कर देती है, जिस पर हैज गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जात पात में अधिक विश्वास रखता था। तो तायता की जाति से उसे कुछ प्रॉब्लम थी। उसके गुस्से पर मैरियम की माँ भी उसके साथ कुछ खास उन्हें कर लेती है। हैज खाना छोड़कर चला जाता है। योसेफ अपनी पत्नी को डांट लगाता है, क्योंकि हैज उनका मकान मालिक था और वो किराए के मामले में भी उन्हें काफी रियायत दिया करता था। इधर हैज को वॉशरूम में शावर की आवाज आती है। जब उसने नजर घुमाई तो पाया कि वहाँ मैरियम नहा रही है। मैरियम को बिना कपड़े देख एक बार तो हैज ने अंदर जाने की सोची, लेकिन फिर उसने अपने ऊपर काबू किया और चुपचाप वहां से घर लौट गया। दूसरी तरफ वो लोफर लड़के टीना और गिगी को नहाते हुए देख रहे थे। उन्हें बगैर कपड़ों के देखकर एक लड़का तो बेहोश ही हो गया। मैरियम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने फादर से परमिशन मांगती है। योसेफ कहता है कि हाँ चले जाना, लेकिन अपने भाई को साथ लेकर जाना। इसके बाद योसेफ अपने दोस्त जोजो और जोसेफी के पास रेस्टोरेंट में जाता है और तीनों पार्टी और डिनर एंजॉय करते हैं।
बता दें कि जोजो और जुसेपे गिगी और टीना के पिता थे, यानी तीनों लड़कियां उनके पिता और भाई सब आपस में अच्छे दोस्त थे। मैरियम अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी। इसी बीच उसकी नज़र हैज पर गई। मैरियम को ये महसूस हुआ कि इतनी भीड़ में हैज सिर्फ उसे ही घूर रहा है। इसी दौरान मीरो नाम का एक शख्स पार्टी में ही बैठे उन लोफर लड़कों के पास आया और उन्हें बाहर ले गया। कुछ देर बाद जब मैरियम और उसकी फ्रेंड्स बाहर आई तो लड़कों ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उन्हें कोई घास नहीं डाली। अगले दिन यही आवारा लड़के हमें गिगी की बहन की शादी में नजर आते हैं, जो यहाँ काम करने के लिए आए थे ताकि वो उन तीनों का दीदार कर सके और उन्हें बातचीत का कोई मौका मिल जाए। लेकिन तभी योसेफ की नज़र उन पर जाती है और वो उन्हें मार मार कर भगाने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि आवारा लड़के उनकी बच्चियों पर बुरी नज़र डालेंगे। पर तभी यहाँ जोजो और जुसेफी आते हैं और योसेफ को रोक देते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। दूसरी तरफ हैज और ताइता अपार्टमेंट के पास चल रही एक्टिविटीज पर बातें करते हैं। हैज अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है क्योंकि इससे उसे कोई भी कमाई नहीं हो रही थी। इधर गिगी अपने दोस्तों से कह रही थी कि अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो शायद हमारा मकसद शादी से पहले कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में गिगी डिसाइड करती है बाहर निकलते ही जो सबसे पहले सामने आएगा हम उन्हीं के साथ डेट पर जाएंगे, जिस पर सब लड़कियां हामी भर देती हैं। तीनों रवाना हुई और बाहर निकलते ही उनकी भेंट हुई उन लोफर लड़कों से। लड़के उनसे डेट के लिए पूछ ही रहे थे, लेकिन तीनों लड़कियों ने उनकी बात खत्म होने से पहले ही हामी भर दी। इसी बीच हम देखते हैं कि गांव के एक रेस्टोरेंट में एक पागल चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा कि युद्ध होने वाला है, भागो जल्दी। इस पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन इसके कुछ सेकंड्स बाद एक और शख्स आया और जोर जोर से क्लोडिया का नाम लेने लगा। दरअसल क्लोडिया उनके गांव की सेलिब्रिटी थी और आज वो गांव लौटी थी। उसका नाम सुनते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और सब उसे देखने के लिए दौड़ने लगे। कुछ घंटों बाद शाम को जोजो और उसकी वाइफ शादी में आए गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। इनमें क्लोडिया भी शामिल थी। सब लोग पार्टी में बिजी थे, लेकिन हैज सिर्फ मैरियम को ही घूर रहा था। लेकिन मैरियम अपने दोस्तों के साथ पार्टी से गायब होने का प्लान बना रही थी। मौका मिलते ही तीनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट रूम में चली गई और जहां लड़कों ने उनके लिए एक छोटी सी प्राइवेट पार्टी अरेंज कर रखी थी। कुछ देर तो सबने ड्रिंक की, फिर लड़कियों ने अपना अपना लड़का चूज किया और तीनों ने एक एक को पकड़ लिया। लेकिन चौथा लड़का जो थोड़ा मोटा था और बेचारा फ्लर्ट तक करना नहीं जानता था, वो उन्हें देखता ही रह गया। बाहर हैज को जब पार्टी में मैरियम नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढना शुरू हो गया। कुछ ही देर में वो उनकी प्राइवेट रूम तक पहुंच गया और उसने तीनों लड़कियों को उन लोफर लड़कों के साथ देख लिया। हैज जेलस हो गया और सीधा उनके फादर्स के पास जाकर लड़कियों की करतूत बताने लगा, जिसके बाद तीनों फादर्स ने गिगी, मैरियम और टीना को रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़के खतरा देकर 9-2-11 हो गए। इसके बाद तीनों लड़कियों के फादर्स ने उनकी जमकर कुटाई की और उन्हें घर के बाहर पैर रखने से भी पाबंद कर दिया। कुछ देर बाद योसेफ, जोजो और जुसेफी आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि तेरी बेटी ने मेरी बेटी को बिगाड़ा है। बात इतनी बढ़ गई कि तीनों की दोस्ती टूट गई और बोलचाल बंद हो गई। इधर तीनों लड़के एक खंडर कारखाने में छिपकर बैठे थे। मीरो उनके पास आया और बताने लगा कि लड़कियों के पिता तुम्हारे सर काट देना चाहते हैं और उन तीनों लड़कियों के पास अब घर में कैद रहकर सिर्फ समय गुजारने के सिवाय और कुछ काम नहीं बचा। दूसरी तरफ हैज ताइता से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि उस रात मैरियम ने सब कुछ किया था या नहीं, जिस पर ताइता कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही इस बारे में कुछ पता किया जा सकता। देखते ही देखते तीनों लड़कियों की बातें पूरे शहर में फैल जाती हैं और हर कोई उन्हें बदचलन कहकर बुलाने लगता है। लोगों के ताने सुनकर टीना एक दिन परेशान हो गई और अपने माँ से कहती है कि मुझे इस गांव से नफरत है, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। मैरियम भी घर में रह रहकर ऊब चुकी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ उसे वेल नामक एक ड्रेस पहनना सिखा रही थी। मैरियम में देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अब तक उसे घर से बाहर कदम रखने तक की परमिशन नहीं थी, तो आज वेल पहनना क्यों सिखाया जा रहा है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि ये ड्रेस हैज ने भेजी है। इधर गिगी के लिए ताइता कुछ लड़कों की पिक्चर्स लेकर आती है ताकि उनमें से किसी के साथ उसकी शादी करवाई जा सके, लेकिन गिगी सब लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। कुछ दिनों बाद हैज मैरियम के घर जाता है। मैरियम उसे कहती है कि घर पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हैज घर में घुस जाता है और मैरियम के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। अब मैरियम उससे काफी गुस्सा थी, क्योंकि इस बुड्ढे की वजह से ही आज उस पर यह सब बीत रही है, इसलिए वो अपने काम में जुटी रही। लेकिन हैज की आंखों से लगातार हवस टपक रही थी
और ये बात मैरियम नोट कर लेती है। मैरियम अपने कुर्ते को ठीक करते हुए उसे पूछती है कि आप कुछ पियेंगे, जिस पर हैज दूध पीने की इच्छा जाहिर करता है। ये सुनकर मैरियम हैज के लिए दूध लाती है। अब टर्की बूढ़ा जानबूझकर ग्लास में से थोड़ा दूध मैरियम की थाई पर गिरा देता है। आई नो कुछ टर्की मित्रों को ऐसे सीन पर डिस्टर्बेंस से परेशानी होगी, लेकिन कहानी में अगर मज़ा आ रहा है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाना भूल कर भी मत भूलें। हाँ, तो बुड्ढे ने जब मैरियम की थाई पर दूध गिराया तो मैरियम उसकी नीयत को भांप चुकी थी और उसे लुभाने के लिए बड़े ही नोटी अंदाज में दूध चाटने लग जाती है। अब जब हैज ने उसके करीब आने की कोशिश की तो मैरियम कहती है कि मैं अपनी सिलाई क्लास वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे पापा को इसके लिए मना दो तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। हैज तुरंत मैरियम की बात मान लेता है। अगले दिन योसेफ अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे अपने दोस्तों के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसका दोस्त उसे जोजो और जुसेफी के साथ पैचअप करने की बात कहता है, लेकिन तभी सड़क पार खड़ा हैज उसे आवाज़ लगाता है। योसेफ हैज के पास जाता है, जहाँ हैज उसे कहता है कि मैं मैरियम को लेकर शहर भर में फैल रही बातों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे भी है और ज्ञान भी है। मैं मैरियम को एक संस्कारी महिला बनाऊंगा। यूसेफ को इस पर हिचकिचाते देख हैज एक और दांव फेंकता है। हैज कहता है कि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही मकान के ग्राहक आए थे, भाव भी सही थे, लेकिन मुझे तुम्हारी और मैरियम की चिंता थी, इसलिए मैंने घर को नहीं बेचा। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुमसे कभी किराया नहीं लूंगा। इसलिए वो यहाँ से सीधा रवाना हो जाता है। इधर मीरो तीनों आशिकों की तरफ से लड़कियों के पास एक लेटर लेकर आता है। लेटर में लड़कों ने अपने खून से 3 दिल बनाए और अपनी अपनी माशूकाओं के नाम लिखे। अब लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में तीनों लड़कों को उनसे प्यार है या बस ये नाटक है। कुछ देर बहस करने के बाद गीगी कहती है कि क्यों ना एक बार लड़कों के साथ गांव से कुछ ही दूरी पर समुद्र किनारे मौजूद रूइंस ऑफ द कॉर्टेज में मीटिंग की जाए। क्या पता वहां जाकर उनका जो काम बाकी है वो पूरा हो जाए। दूसरी तरफ हैज की बातें सुनकर योसेफ को लग रहा था कि हम तीनों दोस्तों के बीच दरार डालना शायद हैज की चाल थी। वो सीधा अपने दोस्तों के पास गया और तीनों के बीच पैचअप हो गया। अब तीनों दोस्त एक बार फिर से पहले की तरह ही एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन हैज मैरियम से मिलने उसके घर जाता है और उसे उनका प्लान पता चलता है कि आज तीनों लड़कियां रूइंस ऑफ द कॉर्टेज में लड़कों से मिलने और अपना बचा हुआ काम पूरा करने के लिए जा रही हैं। इधर लड़कियां और तीनों बॉयफ्रेंड्स रूइंस ऑफ द कॉर्टेज में पहुंच चुके थे। लड़कियां उसे मिलती हैं और कहती है कि उनके पास बस 15 मिनट्स का समय है। हैज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़कर योसेफ और उसके दोस्तों के पास पहुंचा और उनकी बेटियों की कहानी बताने लगा। लेकिन इस बार योसेफ इरिटेट हो चुका था कि ये बुड्ढा हर समय उसकी बेटी के पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्यों वो हर टाइम उसकी निगरानी करने के लिए लगा रहता है। गुस्से में योसेफ ने सबको ये भी बता दिया कि ये बुड्ढा मैरियम से शादी करना चाहता है, इसलिए उसे बदनाम कर रहा है। इसी दौरान तायता बीच में बोलती है कि हैज सही कह रहे हैं, मैंने भी एक बार तीनों लड़कियों की बातें सुनी थी। वो तीनों वास्तव में शादी के बाद वाले काम अभी करना चाहती हैं। तायता की बात सुनकर तीनों दोस्त अपनी बेटियों की सच्चाई पता करने रूइंस की तरफ गए, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक तीनों लड़कियां अपना काम निपटाकर वहां से निकल चुकी थी। वे रूम्स में नहीं बल्कि चर्च में बैठी प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर तीनों के पिता चैन की सांस लेते हैं। इधर पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से हैज बौखला गया और अपने अपार्टमेंट से सभी किराएदारों को निकालने लगा। तायता मैरियम की माँ से कहती है कि देख क्या रही हो, तुम्हारा भी लिस्ट में नाम है, तुम्हें भी इसी तरह से धक्का मारकर निकाला जाएगा। मैरियम ये सब सुन लेती है और हैज की दी ड्रेस पहनकर उसके पास जाती है। हैज उससे पूछता है कि क्यों आई हो यहाँ, जिस पर मैरियम कुछ बोलने की बजाय सीधे कपड़े खोल देती है। खूबसूरत बॉडी देखकर हैज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके पीछे वो इतने समय से दौड़ रहा था। वो अचानक इतना करीब से देखना हैज को बर्दाश्त नहीं हुआ और बुड्ढे का हार्ट फेल हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर मैरियम घबरा जाती है और कपड़े पहनकर वहां से भागने लगती है। बुड्ढा हैज मरने के बाद योसेफ, जोजो और जुसेफी तीनों अपनी दोस्ती को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बुड्ढा जाने के बाद लाग उलट में कोई भी मैरियम, गीगी या टीना को बदचलन कहकर नहीं बुला था, क्योंकि हैज मैरियम को पाने के लिए पूरे गांव में हर समय उन्हें बदनाम करता था। इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम ए समर इन द लाग उलट था, जो कि 1996 के दौरान रिलीज हुई थी। पुरानी है लेकिन कहानी ठीक लगी तो सोचा क्यों ना आपको भी इसकी समरी बताई जाए। मिलते हैं जल्द ही एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। धन्यवाद।